नमस्कार साथियों, आज लोग हम फिर उपस्थित हैं अपने अगले अध्याय में, जो प्राचीन भारत का एक क्रम में आता है। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में 5 महाजनपद ऐसे थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। उनमें मगध साम्राज्य एक अपने आप में माना जाता है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें ये पता चलता रहता है कि आपके लिए कुछ हमें करना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हम इससे अच्छे कंटेंट में सुधार करते रहें। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि अरे इतना पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इससे अच्छा तो वस्तुनिष्ठ सॉल्व कर लें, वो बढ़िया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा साथियों कि जब तक आप डीप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, गहराई से किसी चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप वस्तुनिष्ठ को जो है बेधड़क सॉल्व नहीं कर पाइएगा। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने रामायण को ना पढ़ा है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वैदेही किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी और सीता महाराज जनक की पुत्री थी, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वैदेही किसे कहा जाता है। लेकिन जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो महाराज जनक थे उन्हें विदेह राज के नाम से जाना जाता था, इसलिए सीता जी उनकी पुत्री थी, तो सीता जी को वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सीधा सीधा सा मतलब है कि डीप कंसेप्ट जब आप समझ लेंगे तो आप किसी भी प्रकार के वस्तुनिष्ठ कहीं से भी पूछा जाए, आप बेधड़क सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य ने भारत पर 684 बीसी से 322 बीसी तक शासन किया। ये इसका समय काल रहा कि इतने समय तक मगध साम्राज्य इस पर था। उसके बाद मगध साम्राज्य 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण और महाभारत में इसकी जानकारी मिलती है। तो जो 2 हमारे महाकाव्य हैं हिंदू दर्शन के, महाकाव्य रामायण और महाभारत, इसमें इसका जिक्र मिलता है। क्योंकि जो मगध साम्राज्य की स्थापना थी, ये बृहदत्त और जरासंध नाम के 2 शासकों ने की थी। तो आगे इसका विवरण होगा। चलिए, मगध साम्राज्य पर 544 बीसी से 322 बीसी तक 3 राजवंशों ने शासन किया। मगध साम्राज्य की जब चर्चा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें 3 राजवंश थे। आइए अगला देखते हैं। 3 राजवंश वो कौन कौन से थे। पहला राजवंश हर्यक वंश, जो कि 544 से 412 बीसी तक। दूसरा शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 344 बीसी तक। और तीसरा नंद वंश, जो कि 344 से 322 बीसी तक था। दोस्तों, ये एक ब्रीफ नॉलेज है मगध साम्राज्य का। बाकी वंश के हिसाब से जो फुल डिटेल होगी वो आगे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक एक ब्रीफ संक्षिप्त में आपको समझना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। और वैसे एकदम से पूरा महाभारत लेकर बैठेंगे तो थोड़ा सा माइंड में आएगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो चलिए आइए, अगला राजवंश हर्यक राजवंश है। हर्यक राजवंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। एक बिंबिसार, एक अजातशत्रु और तीसरा उदयन। जो बिंबिसार था, इसके पिता ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि बृहदत्त जो था वो बिंबिसार का पिता था। लेकिन इस वंश को जो है प्रतिहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि जो बिंबिसार था इसने बृहदत्त की हत्या करके स्वयं राजा बन गया। उसके बाद जो अजातशत्रु था उसने बिंबिसार की हत्या करके खुद राजा बन गया। यानी एक के बाद, कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो वाला रूल अप्लाई इसमें हो गया। और जब बिंबिसार राजा बना 546 से 494 बीसी, तो इसके बारे में देखिए। बिंबिसार ने 52 साल तक 544 बीसी से 492 बीसी तक शासन किया। इसको इसी के ही पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 बीसी ने बंदी बना लिया और हत्या कर दी।
जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। बिंबिसार मगध का शासक था। यह हर्यक राजवंश से था, यह हम आप सभी जानते हैं। वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से इसने अपनी स्थिति और समृद्धि को मजबूत कर लिया। होता है ना कि जब कोई नहीं चारा चलता है तो चलो, मतलब आज भी दहेज प्रथा है कि भाई शादी कर लो, दहेज में जो मिलेगा तो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसने वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से जो है इसने अपनी स्थिति को समृद्ध और मजबूत किया। इसका पहला विवाह जो था वो कौशल देवी नामक महिला से कौशल परिवार में हुआ। बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत दिया गया, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर चर्चा किया था। बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी परिवार की चेल्लाना नामक राजकुमारी से भी विवाह किया। अब इस वैवाहिक गठबंधन से इसे उत्तरी सीमा में सुरक्षित कर दिया गया। बिंबिसार ने दोबारा एक और विवाह मध्य पंजाब के मद्रा के शाही परिवार की खेमा से किया। इसने अंग के ब्रह्मदत्ता को पराजित कर उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। बिंबिसार के अपनी राज्य के साथ अच्छे ताल्लुक थे। तो यहाँ तक बिंबिसार के बारे में जानकारी थी। इसने 3 शादी की थी क्योंकि फ्री का माल था। आइए अब अजातशत्रु के बारे में। 494 से 462 BC। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राज्य को छीन लिया। अजातशत्रु अपने पूरे शासनकाल के दौरान तेज विस्तार के लिए आक्रामक नीति का पालन करता रहा। इस नीति ने उसे काशी और कौशल की तरफ धकेल दिया। मगध और कौशल के बीच लंबी अशांति शुरू हो गई। कौशल के राजा को मजबूरन शांति के लिए अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ा और उसे काशी भी दे दिया गया। तो इसमें जानबे करते हैं, ये भी राजा जो था वो सोचा कि चल भाई तुम अपना शादी कर लो, शांति हमको दो। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी और वैशाली गणराज्य को जीत लिया। यह युद्ध 16 साल तक चला। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, पर बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। अजातशत्रु ने कहा कि वह गौतम बुद्ध से मिला था। यह दृश्य बरहुत की मूर्तियों में दिखाया गया है। इसने कई चैत्यों और विहारों का निर्माण करवाया। यह बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद में भी था। तो ये एक तरह से ये दल बदलू था, पहले जैन धर्म हो गया, बाद में बौद्ध धर्म हो गया, अपनी मर्जी का मालिक। चलिए आइए उदीन के बारे में देखते हैं। उदीन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो मगध की राजधानी थी राजगृह, तो पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया, तो ये उदीन का ही नाम आता है। उसके बाद जो नाग दशक हर्यक राजवंश का अंतिम शासक था, इसे लोगों द्वारा शासन करने के लिए अयोग्य पाया गया और उसे अपने मंत्री शिशुनाग के लिए राजगद्दी से हाथ पीछे खींचना पड़ा। क्योंकि जो शिशुनाग था ये नागदशक का मंत्री था, लेकिन जब नागदशक को ही जनता ने अयोग्य घोषित कर दिया तो मजबूरन नागदशक को जो है गद्दी शिशुनाग को दे देनी पड़ी, क्योंकि शिशुनाग काफ़ी समझदार विद्वान में से था। उसके बाद शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग के शासन के दौरान अवंती राज्य को जीत लिया गया और मगध साम्राज्य के कब्जे में लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। नामों बड़ा अजीब है, कालाशोक। शोक तो कैसा भी हो तो शोक शोक ही होता है, लेकिन ये कालाशोक था। इसने 383 ईस्वी में वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई। जब बौद्ध संगति के चारों बौद्ध संगति के बारे में जब चर्चा होती है तब कालाशोक का जिक्र होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंदा राजवंश शुरू होता है। नंदा राजवंश के संस्थापक महापद्म के द्वारा शिशुनाग राजवंश के अंतिम राजा का तख्ता पलट कर दिया गया था।
इसे सर्व अक्षात्रांक पुराण और उग्रसेना, एक बड़ी सेना के नाम से भी जाना गया। महापद्म को पुराण में एकाट्र, एकमात्र सम्राट के नाम से भी जाना गया। यहाँ तक कि इसे भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्य निर्माता के तौर पर जाना गया। घनानंद नंद राजवंश का अंतिम शासक था। इसे यूनानी पुस्तकों में अग्रमेश या अक्षंड्रेमेश भी कहा गया। इसके शासन काल के दौरान अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ तक ये ब्रीफ जानकारी थी मगध साम्राज्य के बारे में। निष्कर्ष में आइए देख लेते हैं। घनानंद का तख्तापलट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 BC में किया गया, जिसने मगध के नए शासन की स्थापना की, जिसे मौर्य राजवंश के नाम से भी जाना गया। तो ये जो घनानंद अंतिम था नंद वंश का, इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने तख्ता पलटा था और वो चाणक्य की सहायता से किया था। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।